वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियोस में हमने संघ की कार्यपालिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की निम्नलिखित शक्तियों पर विचार कीजिए। यह वह वित्त मंत्री के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगला, वह संघ और राज्यों के बीच करों से होने वाली आय के बंटवारे के लिए वित्त आयोग नियुक्त करता है। जी हाँ, यह कथन भी सही है। वह भारत की संचित निधि से आकस्मिक खर्चों के लिए धन स्वीकृत कर सकता है। हाँ, यह भी ऑप्शन सही है। तो हमें चुनना है कौन से कथन सही हैं। तो इसमें तीनों कथन सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ये सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस मामले में किसी व्यक्ति को दी गई सजा को क्षमा करने, फांसी को रोकने, सजा में विलंब या छूट देने, सजा को रद्द या माफ करने या उसमें कमी करने की शक्ति प्राप्त है? तो दंड, पहला कथन है दंड या सजा सेना न्यायालय ने दी हो, इसके लिए ये सही है। दंड या सजा ऐसे मामले संबंधी कानूनों को तोड़ने के लिए हो जिस पर संघ सरकार का अधिकार हो, यह कथन भी सही है। ऐसा प्रकरण जिसमें मृत्युदंड दिया गया हो, यह भी सही है। तो इस हिसाब से हमारे 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये सभी आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी अपराधी के दंड को क्षमा, विलंब, परिहार, विराम, लघुकरण कर सकता है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति उपरोक्त तीनों मामलों में दी गई है। अगला क्वेश्चन दिया है मिलान करने वाला। पहली सूची में दिया है प्रविलंबन। प्रविलंबन का अर्थ होता है दंड की तिथि को आगे बढ़ाना, यानी कि विधि द्वारा निर्धारित दंड को अस्थायी रूप से टालना। तो ए का एक सही हो जाएगा। लघुकरण का मतलब स्वरूप बदलना, छोटा करना, दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर उसे घटाना। तो बी का 2 सही हो जाएगा। विराम मतलब रोक देना, कुछ समय के लिए किन्हीं विशेष कारणों से दंड को कम करना या प्रकृति बदलना। तो सी का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दंड के क्रियान्वयन को भविष्य के लिए विलंबित कर देना। फिर अगला, जैसे उदाहरण स्वरूप गर्भवती महिला को मृत्यु दंड के स्थान पर आजीवन कारावास। अगला है परिहार। परिहार का मतलब होता है दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी मात्रा में परिवर्तन करना। जैसे कि 2 वर्ष का कठोर कारावास है तो उसकी मात्रा परिवर्तित करके 1 वर्ष का कठोर कारावास में बदल देना। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रपति किसकी सहमति के बिना अथवा सहमति की संभावना के आधार पर ना तो किसी देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है और ना ही कहीं सैन्य बलों को तैनात कर सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संसद या रक्षा मंत्री? तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। संसद के बिना सहमति के राष्ट्रपति ना तो किसी देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है और ना ही कहीं सैन्य बलों को तैनात कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है बाह्य आक्रमण के आधार पर, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, युद्ध के आधार पर? चौथा कथन है उपरोक्त वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त वर्णित सभी कारणों के आधार पर। अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न 3 आधारों पर लागू होती: बाह्य आक्रमण के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में और तीसरा युद्ध की स्थिति में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन उपराष्ट्रपति से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति की तरह ही अप्रत्यक्ष समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल समक्रमणीय मत द्वारा होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगला है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं शामिल होते हैं। जी हाँ, ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जी हाँ, यह ऑप्शन भी सही है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा से बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कराना होता है। यह ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत, 4 हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा से बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना पड़ता है एवं उस प्रस्ताव पर लोकसभा की बस सहमति आवश्यक होती है, जो कि लेनी पड़ती है। इसके बाद ही राष्ट्रपति द्वारा
उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी गलत है, ये ऑप्शन नंबर 4 गलत है, यानी कि केवल 4 हमें चुनना था, कौन सा कथन असत्य, तो केवल 4 हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किन उपराष्ट्रपतियों ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, वीडी जत्ती, गोपाल स्वरूप पाठक। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 और 3 गलत हो जाएगा, क्योंकि वीवी गिरी और वीवी जत्ती ने हमारे भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। हमें चुनना है किन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, 1 मिनट, वीवी गिरी और वीडी जत्ती ने भारत के कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु 1969 में होने के बाद डॉक्टर वीवी गिरी ने 1969 में देश के पहले कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। जो तीसरे राष्ट्रपति हमारे जाकिर हुसैन थे, इनकी मृत्यु होने के बाद पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी जी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और 1977 में देश के 7वें राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो जाने पर वीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अथवा बीमारी की दशा में राष्ट्रपति के कार्यों को संपन्न करता है। जी हाँ, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमें चुनना है कौन से कथन सही हैं। अगला, राष्ट्रपति के पद त्याग, मृत्यु अथवा महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जी हाँ, यह ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने पर वह अपने सभापतित्व के कार्यों का निर्वहन करता है। जी हाँ, यह ऑप्शन भी सही है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने पर उसे राष्ट्रपति के समान वेतन व भत्ते प्राप्त होते हैं। 1 मिनट, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने पर वह अपने सभापतित्व के कार्यों का निर्वहन कर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, भत्ते और विशेषाधिकार उपलब्ध होते हैं। उस समय वह उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने पर उसे राष्ट्रपति के समान वेतन व भत्ते प्राप्त होते हैं। जी हाँ, यह भी हमारा बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने पर राष्ट्रपति के समान वेतन व भत्ते प्राप्त होते हैं। हमें चुनना था कौन से कथन सही हैं, तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद, स्तर तथा मंत्रालय का बंटवारा करता है। जी हाँ, यह ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद, स्तर और मंत्रालय का बंटवारा करता है और उन पदों पर मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ, कथन नंबर 3 दिया, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो हमें चुनने थे कौन से कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 सही हैं। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता एवं उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है। प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं कर सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है तथा जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। जी हाँ, यह कथन भी हमारा सही है। हमें चुनने थे कौन से कथन सत्य हैं, तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं केंद्रीय मंत्री के रूप में रह सकता है 6 माह तक। यदि कोई व्यक्ति किसी भी संसद का यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो उसे केंद्रीय मंत्री के रूप में चुना जा सकता है।
केंद्रीय मंत्री के रूप में चुना जा सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। बिना संसद का सदस्य बने उसे 6 महीने के बाद अपने केंद्रीय मंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का। कथन दिया है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है यह कथन। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका कारण दिया है जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। जी हाँ, यह कारण भी सही है। यदि सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है तो उसकी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। अगला कथन दिया है जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। अगला कथन दिया हुआ है संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो। अगला दिया है आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो इसका कथन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो। उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा, किंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। यह आवश्यक शर्त है। अगला क्वेश्चन दिया है मंत्रिपरिषद का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री से या फिर कैबिनेट राज्य और उपमंत्री से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, कैबिनेट राज्य एवं उपमंत्री से। मंत्रिपरिषद में तीन श्रेणियां हैं। मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, वित्त आदि होते हैं। ये मंत्री अपने विभाग के प्रमुख होते हैं एवं विभाग संबंधी निर्णय स्वयं लेते हैं। राज्य मंत्रियों को मंत्रालयों या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है तथा इन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जा सकता है। उपमंत्रियों को कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक एवं संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। उपमंत्रियों को कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक एवं संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। अभी हमने बताया था कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री होते हैं। संविधान में कैबिनेट का उल्लेख किया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान में किसी भी कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें सभी मंत्री सम्मिलित नहीं होते। जी हाँ, यह भी बात सही है कि कैबिनेट मंत्री में सभी मंत्री सम्मिलित नहीं होते। यह सरकार की सामान्य कार्यपालक नीतियों का निर्माण करते हैं। जी हाँ, यह कथन भी सही है। हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है, तो केवल 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा असत्य है। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान में किया गया है। कैबिनेट का उल्लेख नहीं, किंतु मंत्रिपरिषद का संविधान में उल्लेख किया गया है। कैबिनेट के सामने बड़े बड़े प्रशासनिक, विधायी एवं वित्तीय मामले आते हैं। यह केंद्र सरकार की सामान्य कार्यपालक नीतियों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन दिया है संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? संसद की कुल सदस्य संख्या का 15%, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% ही संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अधिकतम हो सकती है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार यह व्यवस्था की गई थी कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इस संविधान संशोधन से पूर्व मंत्रिपरिषद का आकार समय तथा परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था। इस प्रक्रिया ने राजनीतिक भ्रष्टाचार को जन्म दिया था, जिसे अब नियंत्रित किया गया है।
अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, भारत के प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री की मृत्यु से पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है, ये गलत है। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति एवं संसद के बीच सेतु का कार्य करता है, यह भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, जी हाँ यह भी सही है। हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों, अच्छे लगे हों और लगता हो कि यह पेपर के लायक हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करें।